India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयंतीलाल मिस्त्री मामले के 2015 के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, फैसला उपभोक्ताओं की निजता को कर सकता है प्रभावित। फैसले में आरबीआई को डिफाल्टरों का खुलासा करने को कहा गया था। नाबालिग पर यौन हमला मामले में क्या दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर केस रद्द कर सकता है हाईकोर्ट? मसले पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट। आर बसंत अमिकस क्यूरी नियुक्त। मृतक के निजता का अधिकार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, निजता का अधिकार व्यक्ति की मौत के साथ समाप्त नहीं होता। मृतक के चैट या फिर व्यक्तिगत तस्वीर सार्वजनिक ना हो। बैंक लोन घोटाला मामले में आरोपी डीएचएफएल पूर्व प्रमोटर्स वधावन बंधु की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने की खारिज। कहा, फिलहाल जमानत के हकदार नहीं है आरोपी। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल एन मिस्त्री मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के अपने फैसले के बारे में प्रथम दृष्टया संदेह व्यक्त किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बैंक को संबंधित डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का खुलासा करने के लिए बाध्य है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रवि कुमार की दो न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि जयंतीलाल मिस्त्री मामले में सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करने के पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। पीठ ने यह भी नोट किया कि पट्टा स्वामी मामले में 2017 में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक बात के फैसले में अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ऐसा मानते हुए बेंच ने निरीक्षण कोड, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित बैंकों से जानकारी मांगने के लिए आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती देने वाली विभिन्न बैंकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को सुनवाई योग्य मान लिया है। यह माना गया कि जयंतीलाल मिस्त्री मामले की परवाह किए बिना निर्देशों को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना जा सकता है। रिट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाओं पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई होगी। 2021 में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन, अब दोनों सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनकी एक पीठ ने बैंकों द्वारा दायर विभिन्न आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिसमें जयंतीलाल मिस्त्री मामले को वापस लेने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पक्षकारों द्वारा किए गए समझौते के आधार पर एक नाबालिग लड़की का शीलभंग करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने मामले को 31 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। सीनियर एडवोकेट और केरल हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर बसंत को इस मामले में अमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार 6 जनवरी 2022 को हुई एक घटना में लगभग 15 वर्ष की एक छात्रा का उसके स्कूल के शिक्षक द्वारा शीलभंग किया गया था। इसके चलते लड़की के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई।
हालांकि प्राथमिकी में नामित संबंधी आरोपी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीड़िता के परिवार के सदस्यों और आरोपी के बीच किया गया समझौता आरोपी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर करने का आधार बना। अदालत के समक्ष पेश किए गए समझौते के आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कार्रवाई को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि लोक अभियोजक की ओर से इसका विरोध किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने ज्ञान सिंह आनंद बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि गैर समझौता योग्य अपराधों में भी पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर कार्रवाई को रद्द करने के लिए अदालत की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक तीसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 याचिका दायर की। पीठ ने कहा, प्रार्थना की गई है कि मूल आरोपी के साथ साथ पीड़िता के पिता को तत्काल कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाए। हम आर बसंत से इस मामले में अमिकस क्यूरी बनने का अनुरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने कहा कि अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए भूमि और भवनों की सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की जरूरत है। अदालत संपत्तियों की सीलिंग पर एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामलों की एक बेंच की सुनवाई कर रही थी। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी के सुझाव को स्वीकार कर लिया था कि संपत्तियों को सील करने से संबंधित आवेदनों को सुनवाई के लिए बेंचों में उनके द्वारा वर्गीकृत किया गया था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी समिति का गठन किया, जिसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसर के उपयोग के मुद्दे को संबोधित करने का अधिकार दिया गया था। यह उन परिसरों का निरीक्षण करने का हकदार था जिनमें अवैध निर्माण किए गए थे। 2020 में कोर्ट ने देखा कि अपने जनादेश से परे जाकर निगरानी समिति ने संपत्तियों को सील कर दिया था। उसी के मद्देनजर कोर्ट ने दिल्ली में आवासीय इकाइयों को डी सीलिंग करने का आदेश दिया, जिन्हें कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा सील कर दिया गया। 30 सितंबर को मामले का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने देखा कि भूमि के अतिक्रमण का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, जो कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी DIL-RMP के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अगली आवश्यकता भारतीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी या गूगल जैसे अन्य बाहरी स्रोतों से क्षेत्र की उच्च रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करने की होगी। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा 4 सप्ताह में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा है कि कॉलेजियम के कामकाज को लेकर उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि भारतीय संदर्भ में कॉलेजियम पर हमने एक अनूठी प्रणाली विकसित की है। उन्होंने यह भी कहा कि बेंच पर विविधता को एक अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायपालिका के भीतर विविधता बार की विविधता से उत्पन्न होती है और यह हमारे समाज और राष्ट्र को प्रतिबिंबित करती है। पूर्व CJI NV रमन्ना ने कॉलेजियम सिस्टम पर अहम टिप्पणी की है। पूर्व CJI NV रमन्ना ने कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज को लेकर विभिन्न तबकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस रमन्ना एशियन ऑस्ट्रेलियन लॉयर्स एसोसिएशन इंक के राष्ट्रीय सांस्कृतिक विविधता शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक विविधता और कानूनी पेशे विषय पर बोल रहे थे। जस्टिस रमन्ना ने स्पष्ट किया है कि वो इस बात पर अटकलें नहीं लगा रहे हैं कि भारत में व्यवस्था अच्छी है या नहीं, या कोई अन्य प्रणाली बेहतर होगी या नहीं। उन्होंने कहा, शायद ऐसे कई मुद्दे हैं जो अन्य देशों में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सच है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की कुछ अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका में विविधता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए पूर्व CJI ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संदर्भ में विकसित एक अनूठी प्रणाली है, जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और कार्यपालिका के प्रभाव के बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित किया गया है।
जस्टिस रमन्ना ने कहा, मेरे समय में 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर जज के रूप में और बाद में भारत के चीफ जस्टिस के रूप में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में मुझे कुछ भागीदारी और अनुभव रहा है। मेरे पूरे समय में विभिन्न महाविद्यालयों में और विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने समय के दौरान मैंने हमारे द्वारा भेजी गई सिफारिशों के माध्यम से बेंच पर विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया। हमारे द्वारा की गई लगभग सभी सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। मुझे गर्व है कि हमारी सिफारिशों के परिणाम स्वरूप किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट में बेंच पर सबसे बड़ी संख्या में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। भारत को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने की भी उम्मीद है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बेंच पर विविधता सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र को अनुपस्थिति एक समस्या है। बेंच पर विविधता विचारों की विविधता की ओर ले जाती है, जो कि दुनिया में उसके विभिन्न अनुभवों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 के प्रावधानों के उल्लंघन में तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों के प्रशासन के लिए सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 55(1) के मुताबिक संबंधित मंदिरों के ट्रस्टी ही मंदिरों के प्रशासन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले एकमात्र अधिकारी हैं। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य में 19,000 गैर वंशानुगत मंदिरों में पिछले 11 वर्षों में संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 46,000 मंदिर अब राज्य के नियंत्रण में है। हमने इसकी वैधता को चुनौती दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को वहां भेजा जा रहा है। मंदिरों को सरकार के विभाग के रूप में माना जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, भारत में कई राज्यों में इसकी अनुमति है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह मंदिर के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने माना कि याचिका की चिंता के लिए एक और दृष्टिकोण है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि सरकारी कर्मचारियों को मंदिरों के प्रशासन की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो ये उनके कीमती समय से दूर हो जाएगा, जो वे अन्य आवश्यक मामलों को सुलझाने में खर्च कर सकते हैं। याचिका में पीठ से गैर वंशानुगत हिंदू मंदिरों के प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ दिए गए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों को वापस लेने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। वेतन, भत्ते और अन्य लाभ वापस करने के लिए और सरकार को इस तरह की और नियुक्तियां करने से भी रोकने की मांग की गई है। इन मुद्दों को उठाते हुए रिट याचिका मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई थी, जिसे अंततः योग्यता के अभाव में खारिज कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर ये कहते हुए रद्द कर दी कि उसे कम से कम 100 बच्चों वाले अनाथालय में भोजन देना होगा। शख्स पर कार से बाइक सवार को टक्कर मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज थी। अदालत ने आरोपी को दशहरा और दीपावली पर अनाथालय में 100 बच्चों को भोजन देने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही रिहाई के निर्देश दिए गए हैं। दशहरा और दीपावली पर अनाथालय में भोजन उपलब्ध कराया जाए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता आरोपी व्यक्ति को आदेश दिया है कि वो 5 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2022 को यानी दशहरा और दीपावली पर अनाथालय में भोजन उपलब्ध कराने के लिए कराए। पीठ ने कहा कि परोसा गया भोजन स्वच्छ होना चाहिए और सुरक्षित वातावरण में अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त लोक अभियोजक से कहा कि वो अनाथालय की पहचान करके इसका नाम याचिकाकर्ता के वकील को दें। अदालत ने यह भी कहा कि अनाथालय में बच्चों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 13 सितंबर 2022 को शख्स के खिलाफ हरिनगर थाने में गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में है। आरोपी को सामाजिक कार्य करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने एफआईआर रद्द करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि पक्षकारों ने बिना किसी धमकी, दबाव, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के मर्जी से समझौता कर लिया है। अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा, क्योंकि
पार्टियों ने आपस में विवाद को सुलझा लिया है। ऐसे में अब एफआईआर को आगे बढ़ाने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। हालांकि अदालत ने माना, चूंकि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस मामले पर काफी वक्त बिताया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कुछ सामाजिक भलाई भी करनी चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या DHFL के वधावन भाइयों की जमानत याचिका खारिज की गई है। वधावन बंधु DHFL के पूर्व प्रमोटर्स हैं। करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाले के मामले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार DHFL के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन और उनके भाई धीरज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। सीबीआई के स्पेशल जज विशाल गोगने ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 167(2)(a)(1) के तहत जांच की जा रही है, जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने की अधिकतम 90 दिनों की है। इसलिए ये अवधि की जो बात की है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की ये दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि सीबीआई 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही। कोर्ट ने कहा, फिलहाल कपिल वधावन और धीरज वधावन जमानत के हकदार नहीं हैं, इसलिए इनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। दरअसल DHFL बैंक घोटाला मामले में दोनों आरोपियों को इस साल 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर डिफॉल्ट बिल देने की मांग की गई थी। वधावन भाइयों की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया था कि सीबीआई की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रही है, इसलिए उनको डिफॉल्ट बिल के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई ने 2021 में वधावन बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन पर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित घोटाले का भी मामला दर्ज है। सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक वधावन बंधुओं ने 14,000 करोड़ रुपए की फर्जी आवास ऋण खाते बनाए और उसके आधार पर केंद्र सरकार से मिलने वाली 1,880 करोड़ रुपए की सब्सिडी डकार ली। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कंधमाल सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई गंभीर चोटों के कारण अक्टूबर 2008 में मारे गए व्यक्ति के भाई को मुआवजे के अनुदान के दावे को ओडिशा सरकार द्वारा खारिज किए जाने पर हैरानी व्यक्त की। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने राज्य को याचिकाकर्ता को अन्य दंगा पीड़ितों को भुगतान किए गए कुल मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। 23 अगस्त 2008 को हिंदू साधु और विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद कंधमाल जिले में व्यापक हिंसा भड़क गई थी। बेनादिक्त डिगल के भाई फादर बर्नार्ड डिगल पीड़ितों में से एक हैं। 26 अगस्त 2008 को हुए सांप्रदायिक दंगे में याचिकाकर्ता का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। विभिन्न शहरों के विभिन्न अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के बाद 28 अक्टूबर 2008 को चेन्नई के सेंट थॉमस अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि राज्य द्वारा सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजे का भुगतान किया गया। साथ ही आर्क बिशप राफेल चीनाथ SVD बनाम उड़ीसा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक याचिकाकर्ता के दावे को देरी के कारण और इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया कि मौत सांप्रदायिक हिंसा के लंबे समय बाद हुई। इसके बाद मामला मुआवजे की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के साथ हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और राज्य के बीच विवाद का पहला बिंदु रिट याचिका पेश करने में 11 साल से अधिक समय की देरी है। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि तुकाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी की माफी का सवाल विवेकाधिकार का है और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन, दावा किए गए उपाय और देरी के पीछे के कारण क्या है। अदालत ने कहा कि कलेक्टर को निर्देश दिया जाता है कि संचार के 4 सप्ताह के भीतर मुआवजे की मंजूरी और वितरण किया जाए। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाता। RTI अधिनियम के तहत मृत व्यक्ति के निजी चैट या फिर व्यक्तिगत तस्वीरों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि वो राशिका जैन की ओर से उसकी मौत से पहले उसके दोस्त के साथ शेयर किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस और तस्वीरों को RTI अधिनियम के तहत निजी
जानकारी के रूप में माने। लेकिन 1 साल बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। उसके माता पिता और ससुराल वालों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मामले में काफी हंगामे के बाद राशिका के पति कुशल को पिछली जुलाई में विशेष जांच टीम ने गिरफ्तार किया। जांच रिपोर्ट में पुलिस ने शादी से पहले राशिका और उसके दोस्त के बीच व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया। उसके ससुराल वालों ने बातचीत का ब्यौरा मांगते हुए एक आरटीआई आवेदन दायर किया। आरटीआई अधिनियम के तहत पुलिस ने 2022 में इस जानकारी का खुलासा किया, जिसके बाद राशिका के माता पिता ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने कहा कि अधिनियम इस बात की पुष्टि करता है कि प्राइवेट स्पेस का संरक्षण जरूरी और वहां से निकलने वाली जानकारी का कोई भी खुलासा स्वैच्छिक और बिना बाध्यता का होना चाहिए। मृतकों का सम्मान करने की बाध्यता पर जोर देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दायित्व एक उच्च नैतिक आधार मानता है, क्योंकि मृतक अपने प्राइवेट स्पेस में इस तरह के किसी भी घुसपैठ के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी को नोटिस दिए बिना और उसे सुनवाई का मौका दिए बिना जमानत रद्द नहीं की जा सकती। इसके साथ ही जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सत्र न्यायाधीश रायबरेली के एक आपराधिक मामले में राजेंद्र कुमार और 2 अन्य को पूर्व में दी गई जमानत को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने नोट किया कि जमानत रद्द करने का आदेश आरोपियों को नोटिस जारी किए बिना और उन्हें सुनवाई का उचित और पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है। आवेदकों या आरोपियों को 22 नवंबर 2021 को सत्र न्यायाधीश रायबरेली द्वारा जमानत दी गई थी। हालांकि बाद में अदालत को सूचित किया गया कि आरोपी ने जमानत मिलने के बाद कथित तौर पर गवाहों और शिकायतकर्ताओं को मुकदमा चलाने से रोकने के लिए धमकी दी। इसलिए ये पाते हुए कि आवेदकों का आचरण जमानत की शर्तों का उल्लंघन है, ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदकों को हिरासत में लिया जाए और आवेदकों को दी गई जमानत को रद्द करने का आदेश भी पारित किया। आदेश को चुनौती देते हुए आवेदकों ने न्यायालय का रुख किया और कहा कि मामले में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अदालत ने शुरू में कहा कि ये एक स्थापित कानून है कि एक बार सक्षम अदालत द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जमानत दे दी गई है, इसे बिना सुनवाई के रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, प्रतिपक्ष या पीड़ित की ओर से प्रार्थना या अनुरोध पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। जमानत केवल उन कुछ मामलों में ही रद्द की जा सकती है जहां ये स्थापित हो जाता है कि जिस व्यक्ति को जमानत की रियायत दी गई है वो इसका दुरुपयोग कर रहा है। अदालत ने आक्षेपित आदेश को रद्द किया और नए व्यक्तिगत बांड और राशि के 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर आवेदकों को रिहा करने का निर्देश दिया। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.